चलो। ओके। तो लास्ट लेक्चर अगर हम लोग देखेंगे, आवाज आ रहा है बराबर से? यस मैम। ओके। चलो। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सेक्शन 49 1 3 6 व्हाट इज इट 10 एंड 11। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर क्या किया था? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इसका तीनों का हमने ना बेसिक्स देखा था, जहाँ पे हमने पूरा सेक्शन का वेर रीडिंग किया कि सेक्शन क्या बोलता है, कैश लेजर किधर किधर अलाउड है, क्या अलाउड है, क्रेडिट लेजर को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, लाइबिलिटी रजिस्टर तो उसमें उसका कुछ काम ही नहीं होता। इट इज जस्ट लाइक अ समरी वाला पार्ट, जहाँ पे आपको सिर्फ वो एक समरी बना के दे देंगे कि भाई ये आपका लाइबिलिटी था, इतना आपने पे किया, तो बैलेंस लाइबिलिटी आपका इतना बनता है। ठीक है। अब इस केस में अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या करके रखा है, उन्होंने रूल्स के साथ पूरा देके रखा है। तो जस्ट एक एनालिसिस अपन पूरा देख लेते हैं, रिव्यू रिव्यू कर लेते हैं पूरा रूल्स के साथ। तो जो भी अपना कुछ कल का अगर बचा हुआ भी रहेगा या कुछ अगर क्वेरीज रहेगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। स्टार्ट करें। चलो। यस मैम। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर उन्होंने क्या बोला, देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कंटेन समरी ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स। तो ये तो हम लोगों ने देखा था कि भाई सारा का सारा समरी रहेगा इसके अंदर, जितना भी आपने कैश डिपॉजिट किया है, कैश पेमेंट्स आप लोगों ने कैरी आउट किया है, उसका पूरा डिपॉजिट्स वगैरह का समरी यहाँ पे रहेगा। ठीक है। कॉमन पोर्टल पे मेंटेन होता है आप लोगों का ये, तो लॉग इन करके आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर जो भी एड लेस जो भी चीजें करनी है वो आप कर सकते हो। एनी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। एक सेकंड ना, कोई तो आया है स्टूडेंट। चलो, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ओके। चलो। यहाँ पे हम लोग कौन से मोड से पेमेंट डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर? तो इंटरनेट बैंकिंग से डाल सकते हैं, यूपीआई से डाल सकते हैं, आईएमपीएस से डाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से डाल सकते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारे मोड्स आपके पास अवेलेबल है। ओवर द काउंटर अगर आप लोग को डालना है तो मैक्सिमम 10,000 रुपीज ही आप डाल सकते हो। ओवर द काउंटर मतलब क्या होता है कि जाके हम लोग बैंक में स्लिप भर के कैश पेमेंट करें। ठीक है। बट ये जो 10,000 का लिमिट है, ये इन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब ये लोग कोई भी लिमिट तक पैसा जो है वो कैश में दे सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या और एनी अदर डिपॉजिट मेड बाय द पर्सन हैज टू बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। समझ में आता है? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ही एंटिटीज है, वो लोग अगर कैश में डिपॉजिट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग ड्यूज फ्रॉम एनी पर्सन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, इंक्लूडिंग रिकवरी। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल आपके घर पे सर्च एंड सीजर हुआ या बिजनेस प्रीमाइसेस पे सर्च एंड सीजर हुआ, वहां पे से अगर वो कोई कैश लेके आ रहे हैं एज अ रिकवरी, तो वो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कितना भी अमाउंट रहेगा तो भी आप लोग ले सकते हो, कुछ इशू नहीं। प्रॉपर ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड फॉर द अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ कैश, चेक, डीडी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या एडहॉक कोई बट जैसे कि रिसिप्ट है या डिपॉजिट है, तो इन दैट केस वो लोग वन टाइम अप्रूवल के साथ वगैरह अलाउ कर सकते हैं। तो यही तीन केसेस के अंदर आप अनलिमिटेड अमाउंट का क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो इन व्हाट इज की कैश। बराबर है कि नहीं है? अदर देन दैट जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ही यूज करना पड़ेगा, आपके पास बाकी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अदर देन दैट अगर आप देखोगे तो चेक भी अवेलेबल नहीं है। समझ में आया? सिर्फ इंटरनेट चलेगा, यूपीआई और ये सब, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही चलेंगे सिर्फ। क्लियर है? ठीक है। यही आपका समरी वापस से देके रखा है हम लोगों ने। पेमेंट बाय चलान, अब यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स है, इसको याद रखना, एमसीक्यूज पैटर्न के हिसाब से याद रखते हैं, व्हाट इज क्या आ सकता है। सीपीआईएन क्या होता है? कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। ये एक 14 डिजिट नंबर है। जब आप चालान जनरेट करते हो, तो चालान जनरेट करने के बाद पेमेंट होता है। तो जब चालान जनरेट करते हो तो ये 14 डिजिट का नंबर एक आपको जनरेट होकर मिल जाता है, जिस जो ये वैलिड है 15 डेज। ठीक है। 15 डेज के अंदर वो चालान के अगेंस्ट आप पेमेंट पेमेंट कर दोगे तो आपका चालान कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सीआई। समझ में आया? तो विदाउट पेमेंट वो क्या है? सीपीआई। एक बार पेमेंट हो गया तो क्या बन जाएगा? सीआई। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर इज जनरेटेड बाय द बैंक्स वंस द पेमेंट इन लिeu ऑफ द जनरेटेड चालान इज सक्सेसफुल। इट इज एन 18 डिजिट नंबर। तो वो कैसे रहेगा? अपना सीपीआई तो 14 डिजिट का, उसके साथ बैंक का कोड डाल दो 4 डिजिट। कौन से बैंक से पेमेंट हुआ, क्या पेमेंट किया, उसका 4 डिजिट का एक कोड आ जाएगा, तो आपका 18 डिजिट का सीआईएन बन जाएगा। समझ में आया? सीआईएन इज जनरेटेड बाय द ऑथराइज्ड बैंक या आरबीआई। बराबर है? अगर आप लोगों का व्हाट इज इट इज इंडिकेशन दैट द पेमेंट हैज बीन रियलाइज्ड एंड क्रेडिटेड टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अकाउंट, सीआईएन जनरेट हो गया, मतलब गवर्नमेंट को पैसा पहुंच गया, आपका काम खत्म। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। बीआरएन नंबर क्या होता है? बैंक रेफरेंस नंबर। अब ये कौन सा होता है? जब हम लोग कोई भी आईएमपीएस या एनईएफटी या कुछ ऐसा पेमेंट करते हैं तो एक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर आता है, जो अपने पास रिसीट आती है, जो अपने को व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, तो उसके अंदर रिसीट जनरेट होती है, तो ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर रहता है, दैट इज द बीआरएन नंबर। ये बैंक के साइड से उनका रेफरेंस नंबर। समझ में आया?
Bank reference number is a transaction number given by the bank for the payment against the challan. EFPB, that is electronic focal point branch. These are the branches authorized. अभी all over India जितने authorized banks है वो authorized banks क्या करेंगे, all over India में से एक branch को select करेंगे, one branch, और वो एक ब्रांच जो है ना उनका ऑल ओवर इंडिया का सारा जीएसटी कलेक्शन करे. फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक इज एन ऑथराइज्ड बैंक अंडर द जीएसटी. ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक ने क्या बोला कि हमारा जो मुंबई में सीएसटी का ये ब्रांच है ना इसको हम ऑथराइज करते हैं फॉर जीएसटी. तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग एचडीएफसी बैंक से जीएसटी का पेमेंट करेंगे सारे के सारे ट्रांजेक्शन विल रूट टू दैट मुंबई ब्रांच और वहां से वो सारा कैलकुलेशन होगा. तो इससे क्या होता है, मल्टीपल ब्रांचेस आर नॉट वर्किंग ऑन द जीएसटी वाला पार्ट. तो इस केस में इशू भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है क्योंकि क्या हो जाता है कि सब चीजें एक ही जगह पे आ रही है. तो इफ एट ऑल समथिंग गोज रॉन्ग इट इज द मुंबई ब्रांच वेरी हैव टू गो एग्जाम्पल. समझ में आया, तो एक ही ब्रांच वो लोग क्वालिफाई करके रख देते, सारे के सारे ट्रांजेक्शन सारा का सारा डिटेल्स वहीं पे आपको मिलेगा, वहीं से भी. ठीक है, ईएफपीबी विल हैव टू ओपन द अकाउंट्स अंडर ईच मेजर हेड एंड माइनर हेड. तो वो क्या करके रखेगा, आपका जो मुंबई ब्रांच है एचडीएफसी बैंक का वो मेजर हेड दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस ऐसे मेजर हेड, और उसके अंदर माइनर हेड दैट इज इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स, फीस एटसेट्रा अदर्स, ऐसा करके बना के रखेगा. जो भी बंदा डिपॉजिट करेगा उसके अंदर तो वो मेजर हेड माइनर हेड सिलेक्ट करके उसके अंदर वो पैसा डाल देगा. समझ में आया, क्लियर है. हाँ, अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस करते हो तो ये तो डायरेक्ट बैंक टू बैंक सेटलमेंट होता है, बराबर है. तो इस केस में आपका जो आरबीआई है वो ईएफपीबी की तरह एक्ट करता है बिकॉज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट वो करते हैं. तो इन दैट केस उस केस में आरबीआई एक्ट करेगा. अगर आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस है तो आरबीआई, अदर देन दैट कोई भी पेमेंट है यूपीआई है या ये सब है तो उस केस में बैंक का ब्रांच ईएफपी. समझ में आया, ये सारे सारे वाले पार्ट क्लियर है. सीपीआईएन, सीआईएन, बीआरएन एंड ईएफपी. आर द मैनुअल चलान एप्लीकेबल, मैनुअल चलान अलाउड नहीं. पहले क्या होता था कि आप खुद पेपर लो, पेपर के ऊपर मैन्युअली भरो और उसके बाद जाकर डिपार्टमेंट में सबमिट करके आओ. अभी वो चीज अलाउड हो गई. आप भले ही पेमेंट जो 10,000 का पेमेंट अगर आप ओवर द काउंटर करने जा रहे हो फिर भी उसका चलान तो आपको ऑनलाइन ऑनलाइन ही जनरेट. तो जीएसटी के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, चलान जनरेशन जो है ना वो पूरा का पूरा उन लोगों ने क्या करके रखा है, ऑनलाइन ही करके रखा है. उन्होंने बोला ऑफलाइन अलाउड ही नहीं है. ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चलान जनरेटेड, एक ही सिंगल चलान होता है. एक ही सिंगल चलान के अंदर जितना पैसा आपको चाहिए, इंटरेस्ट का एक्स अमाउंट डालना है, टैक्स का वाई अमाउंट डालना है, जेड अमाउंट डालना है पे इसका, तो इसे सब करके एक ही चलान नंबर टोटल का जनरेट कर सकते हो आप. ठीक है, ब्रेकअप उसके अंदर दिख जाता है ना अपने आप ऑलरेडी कितना कितना आप लोगों का है. एनी पर्सन ऑन बिहाफ कैन जनरेट द चलान इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पीएमटी 6, बराबर है. कोई भी बंदा जो है वो जनरेट कर सकता है. सिर्फ आपका लॉगिन आईडी, क्रेडेंशियल्स चाहिए, जीएसटी एन नंबर चाहिए, डाल के वो लोग क्रिएट करके आपको दे देंगे. नहीं तो फैसिलिटेशन सेंटर्स जो है अपने जीएसटी के वहां पे जाके भी आप उनको बोल के जनरेट करवा सकते हो. ठीक है, कितने दिन के लिए वैलिड है, 15 डेज के लिए वैलिड है. Mandate obtained after making NEFT, RTGS and IMPS payment has to be submitted by in the bank. The validity of the mandate is also 15 days. सक्सेसफुल क्रेडिट हो गया तो सीआईएन नंबर जनरेट हो जाएगा, गवर्नमेंट को पैसा पहुंच गया, आपको कंफर्मेशन मिल गई. On receipt of the CIN from the collecting bank, the said amount is credited in the electronic cash ledger. फिर वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां से आप पेमेंट वगैरह कैरी आउट कर सकते हो. सीआईएन अगर जनरेट नहीं हुआ, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया बट सीआईएन जनरेट नहीं हुआ, मतलब पैसा गवर्नमेंट को तो पहुंचा नहीं है बट आपके अकाउंट से तो डेबिट हो गया है, तो इन दैट केस क्या कर सकते हैं हम लोग, एक अपील टाइप फाइल कर सकते हैं जीएसटी पीएमटी 7 के अंदर, जहाँ पे हम बैंक डिटेल्स जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ था, जो भी एरर आया था उसका फोटो वोटो निकाल के अपन अपलोड कर देंगे, बता देंगे. दे विल चेक द ट्रांजेक्शन एट द बैक एंड कि भाई बंदे के अकाउंट से डेबिट हुआ है, यहाँ पे पहुंचा नहीं है, कहीं ना कहीं सस्पेंस में पड़ा होगा. क्लियर करेंगे उसको, जो भी है या तो आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा तो आप वापस से पेमेंट कर दो, या तो उनके अकाउंट में क्रेडिट होकर आपको कंफर्मेशन आ जाएगा. तो आप क्या कर सकते हो, कभी भी अगर ऐसा कुछ इशू हुआ तो जीएसटी पीएमटी 7 में आप पहले अपील फाइल कर दो. अपील इन द सेंस एक क्लेम लॉन्च कर दो कि भाई मेरा पैसा जो है वो अटक गया है, मेरे एंड से निकल गया बट आपको पहुंच गया, तो वो लोग उसको सेटल करने के लिए देख लेंगे. समझ में आया. वेयर बैंक फेल्स टू कम्युनिकेट द चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, बैंक के एंड से कोई मिस्टेक, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, आरबीआई के पास जा सकते हैं. आरबीआई के पास सारे बैंक्स का सेटलमेंट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो भी रहेगा वो सारा का सारा आरबीआई के पास आता है, तो उनके पास ई स्क्रोल रहता है. ये ई स्क्रोल के बेसिस पे अगर ट्रांजेक्शन प्रॉपर हुआ है तो वहां से आपको वो चालान नंबर जनरेट करके दे देंगे. समझ में आया. जीएसटी पीएमटी 6 जो आपने फाइल किया उसको कंपेयर करेंगे विद द ई स्क्रोल के ट्रांजेक्शन, वहां पे आपका ट्रांजेक्शन अगर प्रॉपरली मिल गया तो आपको कंफर्म करके बता देंगे कि भाई आपका ट्रांजेक्शन हो चुका है. तो अगर बैंक से कुछ मिस्टेक होती है तो आप आरबीआई के ई स्क्रोल से भी आप डेटा लेके आ सकते हो. क्रेडिट इनटू ट्रेजरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज डीम्ड टू बी द डेट ऑफ द डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश ledger. जिस दिन गवर्नमेंट को क्रेडिट होगा वो पैसा, उस दिन हम लोग मानेंगे कि भाई आपके यहाँ से पैसा निकला है. अब अगर समझो मेरे यहाँ से पैसा आज निकला है लेकिन सेटलमेंट 2 दिन के बाद होगा, तो इन दैट केस कब माना जाएगा, 2 दिन के बाद. समझ में आया. अमाउंट डिडक्टेड अंडर टीडीएस एंड टीसीएस आर क्लेम्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन. अब वो क्या बोल रहे हैं, अब जैसे एक इसका लॉजिक समझने के लिए इनकम टैक्स का लॉजिक समझो. इनकम टैक्स में जब अपना टीडीएस डिडक्ट होता है या टीसीएस कलेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, जब हम अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें से हम
26 निकालते हैं, 26 से मैच करते हैं और फिर क्लेम करते हैं कि भाई मेरा इतना टीडीएस था। तो जब टैक्स पेबल आता है तो उसमें से हम लोग लेस टीडीएस करके उधर अमाउंट डालते हैं, सो दैट कि भाई जितना अमाउंट मेरा था उतना हम लोग क्लेम कर रहे हैं। करेक्ट है? तो ये क्लेम करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली सेटल होके आता है क्या? नहीं, टैक्स अमाउंट तो पूरा दिखता है, उसमें से माइनस करना पड़ता है कि 20,000 रुपए का मैंने टीडीएस पे ऑलरेडी कर दिया है, तो हम 80,000 का पेमेंट करते हैं। सेम इधर भी होने वाला है। अब क्या होता है यहाँ पे, जीएसटी के अंदर आपका टीडीएस एंड टीसीएस का क्रेडिट आपको कैश लेजर के अंदर मिलता है। बाकी सारा क्रेडिट अपने को किधर मिलता है? क्रेडिट लेजर के अंदर। सिर्फ ये दो क्रेडिट अपने को किधर मिलता है? कैश लेजर के अंदर मिलता है। बराबर है? अब जब कैश लेजर के अंदर टीडीएस और टीसीएस का आपको क्रेडिट मिलेगा तो वो डायरेक्टली आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा कि अरे ये महीने में फॉर एग्जाम्पल कितना क्रेडिट आप लोगों का हुआ है 20,000 रुपए, तो उसको ऑटोमेटिकली कैश लेजर में डाल दो। ऐसा नहीं करेंगे, वो दिखाएंगे कि इतना इतना टीसीएस आपका कलेक्ट हुआ था, इतना इतना टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ था, टोटल अमाउंट ये है। आप इसको क्लेम करोगे तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट। समझ में आया? तो इट इज सिमिलर टू द सिस्टम ऑफ द इनकम टैक्स, जहाँ पे उधर भी अपने को क्लेम करना पड़ता है, यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ता है? क्लेम करना पड़ता है। ठीक है? अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आया कैश लेजर के अंदर, मतलब आपने पैसा एक्स्ट्रा डाला था उधर कम दिख रहा है, या कोई लाइबिलिटी पे ऑफ किया था बट बैलेंस अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आपका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को आप बता सकते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल कल्याण का है तो कल्याण का जो जीएसटी ऑफिसर है उसको जाके आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग चेक करेंगे और उसको रेक्टिफाई करने के लिए देख लेंगे। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसका अगर कोई जीएसटी पेबल आता है तो इन दैट केस वो क्या करेगा? टेम्पररी रेफरेंस नंबर के थ्रू क्या कर देगा? पेमेंट वगैरह कैरी आउट कर देगा। जो भी टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर उनको जनरेट होता है उसके बेसिस पर लोग क्या कर सकते हैं? जीएसटी का पेमेंट कैरी आउट कर सकते हैं। देन मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन कैश लेजर। कैश लेजर का जो भी अमाउंट है आप लोग का, ये किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, कोई भी अमाउंट के लिए यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई लेजर आपका अलग अलग होगा, मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी जो भी रहेगा वो, एंड सेस, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स, ऐसा करके पूरा मेंटेन होगा। जहां से पैसा निकालोगे वहां पे पैसा आपका निकलेगा। बराबर है कि नहीं? समझो मैं सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे आईजीएसटी पे करना है और आईजीएसटी में पेनल्टी पे करना है, तो मुझे पहले मेजर हेड आईजीएसटी सिलेक्ट करना पड़ेगा, पेनल्टी का माइनर हेड सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर जो बैलेंस रहेगा वहां से पेमेंट कैरी होगा। ठीक है? ट्रांसफर ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब अपने कैश लेजर से दो जगह पे पैसे ट्रांसफर हो सकते। एक, समझो माइनर या मेजर हेड का एडजस्टमेंट, ये कर सकते हो। मतलब क्या? समझो मेरे आईजीएसटी के टैक्स में 2 लाख रुपया पड़ा है, आईजीएसटी के टैक्स में 2 लाख रुपया पड़ा है, इसका आईजीएसटी का पूरा पेमेंट हो चुका है। बराबर है? पेमेंट करना है सीजीएसटी का, बट सीजीएसटी के टैक्स में कुछ भी पैसा नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आईजीएसटी के टैक्स से ट्रांसफर कर सकती हूँ टू सीजीएसटी का टैक्स। ये ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज मेजर माइनर एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा, आप आपके डिस्टिंक्ट पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब मेरे मुंबई ब्रांच कैन ट्रांसफर द बैलेंस लाइबिलिटी टू गुजरात ब्रांच, ऐसा कर सकते हैं। बट इस केसेस में क्या होना चाहिए? आपका उधर कोई भी लाइबिलिटी पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। मतलब अगर मैं आईजीएसटी से टैक्स ट्रांसफर करूँ टू सीजीएसटी तो आईजीएसटी का कोई टैक्स पेंडिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो क्या बोलेगा फिर कि पहले ये तो पे करो फिर आप उधर लेके जाओ। एक्स्ट्रा होगा तो लेके जा सकते, आपका खुद का लाइबिलिटी उधर बचा हुआ है तो लेके जा सकते हो क्या? नहीं। सेम इज विद डिस्टिंक्ट पर्सन को भी ट्रांसफर करोगे तभी। क्लियर विद दिस? तो इसके लिए उन्होंने बोला कि भाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? अपना कोई अनपेड लाइबिलिटी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? मतलब उधर कोई बैलेंस पेएबल नहीं होना चाहिए, पूरा पेमेंट हो चुका है, सिर्फ अभी अपने को क्या करना है? आगे का कैलकुलेशन कैरी आउट। ऐसा है। समझ में आया? फॉर्म क्या है ये ट्रांसफर करने के लिए? जीएसटी पीएमटी 09। समझ में आया? क्लियर है? 09 का फॉर्म भरो, यहाँ से वहां ट्रांसफर कर दो, वो लोग करके आप लोगों को दे देंगे। Now, further a registered person beyond the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fees, what we say कि from central tax to IGST tax of the distinct person, वो हम लोग कर सकते हैं जीएसटी पीएमटी नहीं। हाँ, नो ट्रांसफर विल बी अलाउड। अगर आपका लाइबिलिटी रजिस्टर में कोई लाइबिलिटी दिख रहा है तो वो तो हम लोगों ने देख लिया। कैसे कर सकते हैं? दिस फॉर्म कैन बी यूज्ड फॉर, ये फॉर्म पीएमटी 9 इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला, माइनर मेजर हेड एरोनियसली डाल दिया, डालना था पैसा आईजीएसटी के पेनल्टी के अंदर बट डाल दिया सीजीएसटी के पेनल्टी के अंदर, तो वो उसके लिए अपन रेक्टिफाई के लिए यूज कर सकते हैं। अमाउंट अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है उधर और उधर का कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, तो एटलीस्ट दूसरी जगह पे लेके हम यूटिलाइज कर सकें। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, तो डिस्टिंक्ट पर्सन में भी कर सकते हैं। ये तीन उन्होंने क्यों अलाउ किया? क्योंकि अगर पैसा एक जगह पे पड़ा हुआ है और आपको दूसरी जगह पे पेमेंट करना है तो वो लोग बोलेंगे यहाँ का अगर ट्रांसफर करना अलाउड नहीं है, तो इधर तो पैसा अटक गया, प्लस इधर और पैसे डालना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल बार बार ब्लॉक होता है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि आप क्या करो? ट्रांसफर अलाउ करो। और वैसे भी बैंक मतलब वहां पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही ट्रांसफर हो रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? समझ में आया?
एक एग्जांपल दिया सिर्फ 1000 का, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बीच बीच में, ठीक है। अच्छा, कैश लेजर से जब पैसा इधर से उधर होता है तो समझो सीजीएसटी से पैसा अगर एसजीएसटी में गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू पे टू स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा सब ट्रांसफर भी उनको करना पड़ेगा। मतलब हम अगर यहाँ से वहां ट्रांसफर करते हैं तो गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, अपना इंटरनल ट्रांसफर कैरी आउट उतने ही अमाउंट से करना पड़ेगा। समझ में आया? टीडीएस टीसीएस का तो हमने बात कर लिया, जस्ट समरी उधर वापस से देख लें। अंडरस्टूड विद दिस पार्ट, ठीक है। अदर पेक्यूलियर एस्पेक्ट्स अपने को क्या बोला है, अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो टीआरएन नंबर के थ्रू करेगा, टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर। रिफंड अगर आपको क्लेम करना है तो आप क्लेम कर सकते हो अगर कैश लेजर में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो। समझ में आया? यूज नहीं हो रहा है अभी तक 3 महीने, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपोजिशन लेवी पर मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए डाल के रखा है, ये क्वार्टर का लाइबिलिटी 60,000 है, अब बचे हुआ 40,000 का यूज होगा नेक्स्ट क्वार्टर में, तो एटलीस्ट मैं उसको कोई और पर्पज के लिए आज यूटिलाइज कर लूंगी, बाद में वापस 40,000 उसके अंदर डाल दूंगी नेक्स्ट क्वार्टर के बाद, तो वो भी कर सकते हैं। कभी कभी ना आपका रिफंड रिजेक्ट हो सकता है अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो या प्रॉपर बराबर नहीं कर रहे हो काम एंड ऑल, तब वो लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर रिजेक्टेड रहेगा तो उतना वापस कैश लेजर में आपका पैसा आ जाएगा, बिकॉज उतना आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये कैश लेजर का सिर्फ उन्होंने स्निपेट दे के रखा है, अभी तुम लोग इससे ज्यादा देखो, ठीक है। अगेन किस तरह से अपना दिखता है, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी पूरा का पूरा आपका अलग अलग दिखता है। डन, यहाँ तक समझ में आया? एक बार जस्ट ग्लैंस कर लो, फिर हम लोग जाते हैं विद क्रेडिट लेजर वाला। कैश लेजर यहाँ पे आपका एनालिसिस खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन सबको समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम। ओके चलो, एक बार जस्ट ग्लैंस कर लो सारा टॉपिक्स, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं विद योर क्रेडिट लेक्चर। आज ऑफिस जा रहे हो तुम लोग सब? छुट्टी है? ऑफिस है? जाना है। जाना है? अमृता का? हाँ। छुट्टी है। छुट्टी है, देखो अमृता कितनी खुश है। प्रियंका को भी जाना है? Yes, ma'am. वेरी गुड, चलो एक बार इधर चेक। नेक्स्ट इस पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे आ जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अपना किसके लिए यूज होता है, फॉर सेटलिंग ऑफ द आईटीसी, बराबर है, ठीक है। आईटीसी किसके लिए आप लोग यूज नहीं कर सकते, तो आरसीएम का जो भी टैक्स पेबल होता है, ये हम लोगों ने आईटीसी के चैप्टर में भी किया था, जितने भी क्वेश्चंस किए थे, जो भी आपका टैक्स पेबल ऑन आरसीएम है वो आपको बाय कैश ही पे करना पड़ेगा, उसको आप क्या नहीं यूज कर सकते, क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते, करेक्ट है। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सबसे पहले आईजीएसटी का इनपुट पूरा का पूरा एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सीजीएसटी का आ जाएगा, सीजीएसटी का सीजीएसटी केस में जाएगा, फिर आईजीएसटी केस में जाएगा, एसजीएसटी में अलाउड नहीं है। एसजीएसटी का एसजीएसटी के आईजीएसटी केस में, आईजीएसटी केस में जा सकता है, आईजीएसटी केस में जा सकता है, बट सीजीएसटी केस में अलाउड नहीं है। क्लियर विद दिस पार्ट? कंडीशंस ऑफ द यूज ऑफ द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो उन्होंने क्या बोला है, इन केस कमिश्नर और द ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन हिज बिहाफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर हैज रीजंस टू बिलीव कि आपके पास जो आईटीसी अवेलेबल है वो आपने फ्रॉडुलेंटली लिया है। समझो कि फॉर एग्जांपल दिया का शॉप है ही नहीं, लेकिन मैंने दिया के शॉप का बिल दिखाया कि इतना इतना जीएसटी दिया ने ऑलरेडी मेरे से चार्ज करके पे कर दिया है, तो मेरे को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। जब कमिश्नर को पता चलेगा कि अरे ऐसा तो कोई दुकान है ही नहीं, मतलब ये वाला जो आईटीसी का पेमेंट है, टैक्स पेमेंट है, ये तो गवर्नमेंट को कभी पहुंचा ही नहीं, जिसका हम क्रेडिट यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, तो अगर कमिश्नर को कभी लगा ऐसा तो वो क्या कर सकते हैं, अपना क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई इतना इतना क्रेडिट आपको अलाउड नहीं होगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो उन्होंने क्या बोला है कि जितना भी आपका लाइबिलिटी है ना उसका 99% मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं। इसका प्रोविजन ऑलरेडी अपन चैप्टर 7 में कर चुके हैं आईटीसी के अंदर। हमने क्या बोला था कि भाई 99% जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश में पे, जैसे कि आप आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हो, 1% एटलीस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, कैश में पे करना पड़ेगा। इसके कंडीशंस भी देखिए, अगर आपका इनकम टैक्स लास्ट ईयर का इतना इतना है, आपने जीएसटी लाइबिलिटी टैक्स में इतना पे करके रखा है, कैश इतना पे करके रखा है, तो आपको ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वो कंडीशंस भी हम लोगों ने चेक किए थे इन रूल 86 बी ऑफ योर आईटीसी चैप्टर। क्रेडिट लेजर का और क्या है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आपको लग रहा है कि भाई इसमें गड़बड़ है, क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है, तो इन दैट केस आप प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर को बता के, आपके जुरिसडिक्शन ऑफिसर को बता के आप चेंजेस वगैरह कैरी आउट कर सकते हो। एंट्री यहाँ पे कोई भी मैन्युअली नहीं होगा, यहाँ पे सब क्या होता है, ऑटोमेटेड एंट्रीज, मतलब सिस्टम के थ्रू जो एंट्रीज आते हैं वही आते हैं। मैन्युअली आपको एंट्री डाल सकते हो क्या? नहीं। ठीक है। क्लैरिफिकेशन कुछ कुछ इशू करके रखा है उन्होंने, क्या बोला है देखो, whether the amount available in the electronic credit ledger can be used in making payment of tax, any tax under the GST। तो जीएसटी के अंदर अगर आपका क्रेडिट लेजर है तो टैक्स का पेमेंट आप कोई भी कर सकते हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। हाँ, वो रूल्स जो ऊपर अपने को दिए हुए वो फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब एसजीएसटी सीजीएसटी के साथ बात नहीं करेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ बात नहीं करेगा, उतने रूल्स आपको फॉलो करके चलने पड़ेंगे, बाकी अलाउड है, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए वही क्लैरिफिकेशन उन्होंने देके रखा है, टैक्स पेमेंट आप सब कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या करके रखो,
बस आप यहाँ पे ध्यान रखो कि आप जो आईटीसी के रूल्स है उनको फॉलो करके चलो, ठीक है। Whether the amount available in the electronic credit ledger can be used for making any liability payment, answer is no. Because any liability नहीं चलेगा, सिर्फ टैक्स चलेगा। इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, ये सब चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, कैश में पे करना पड़ेगा, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। इशू नंबर 3, where the amount available in the electronic cash ledger can be used for making the payment of liability under the GST law. कैश लेजर आप किसी के लिए भी यूज करो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में, दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग, एनीथिंग। कॉमन पॉइंट्स देके रखा है। अगर आप रिफंड क्लेम करते तो उतना अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा लेजर से। अगर रिफंड क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो वापस से रिक्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज क्लेम रिजेक्ट हो गया। यूआईएन नंबर जनरेट होता है एट द कॉमन पोर्टल फॉर ईच डेबिट एंड क्रेडिट, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कौन से एंट्री पे डेबिट हुआ था, कौन से एंट्री पे क्रेडिट हुआ था। यूआईएन नंबर फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ एनी लायबिलिटीज आल्सो जनरेट, तो लायबिलिटी रजिस्टर में भी आपका जनरेट हो जाएगा। ये आपका क्रेडिट लेजर का आपको फॉर्मेट जस्ट देखो, समझ में आया। ब्लॉक कौन सा है, अनब्लॉक कौन सा है, तो वो लोग बता के रखते हैं। आईजीएसटी का अलग, सीजीएसटी, सेस वगैरह सबका अलग अलग उन लोगों ने देखे रखा है, ठीक है। चलो आती हूँ लाइबिलिटी रजिस्टर के ऊपर। लाइबिलिटी रजिस्टर क्या बोलता है? लाइबिलिटी रजिस्टर इज नथिंग बट, ये इसमें कोई भी मैन्युअल एंट्री अगेन नहीं आएगा। दिस इज जस्ट अ समरी, कैश में कितना आया, क्रेडिट में कितना आया, पेमेंट कितना गया, और क्रेडिट से पेमेंट कितना, बस एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, समझ में आया, ठीक है। It is electronic liability register where the term electronic cash ledger and credit ledger are defined in the act. Liability register ये एक्ट में डिफाइंड है, उसका काम क्या रहेगा वो हम लोगों को बता दें, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, पहले क्या डिस्चार्ज होगा, सबसे पहले पुराना पहले टैक्स डिस्चार्ज होगा। करंट टैक्स भरने आए हो बट पुराना कुछ बाकी है तो पहले पुराना भरना पड़ेगा, फिर करंट, फिर आपका जो भी डिमांड है या वो जैसे कि जो भी आपका वो जैसे पेनल्टी वगैरह है वो सब लास्ट है, समझ में आया। तो पहले प्रीवियस डिमांड, करंट डिमांड, फिर बाद में जो भी आपका बचा हुआ कुछ पैसा है पहले का, या कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कोई रेड वगैरह हुआ है, उसकी वजह से जो भी पेमेंट आता है वो सब लास्ट आ जाए, ठीक है। एक्सप्रेशन टैक्स ड्यूज मींस टैक्स पेबल अंडर द एक्ट एंड नॉट द एनी अदर ड्यूज। अदर ड्यूज में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी, ये सब अदर ड्यूज के अंदर आता है। प्रिजम्पशन दैट इंसिडेंस ऑफ द टैक्सेस पास्ड ऑन, अब ये वो लोग क्या बोलते हैं, ये भी हम लोगों ने ऊपर सबसेक्शन 9 में पढ़ा था, जब एक्ट पढ़ा था हम लोगों ने, तो हमने क्या बोला था, जब तक आप ये प्रूफ नहीं करते हो कि आपने जीएसटी का इंसिडेंस किसी और केस पे ट्रांसफर नहीं किया है, तब तक हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपने क्या कर दिया है, द बर्डन ऑफ द जीएसटी हैज बीन ट्रांसफर्ड आउट टू द नेक्स्ट पर्सन, समझ में, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे। आपको अगर चाहिए कि नहीं नहीं ये बर्डन मैंने ट्रांसफर नहीं किया था, आप मुझे एक्सप्लेन करने के लिए दो, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इफ यू प्रूव देन यू विल गेट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलीफ, समझ में आया। डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, अब सिंपल है ना, इसको ये समझो, गवर्नमेंट की बुक्स में हम कौन है, डेटर, तो उस तरह से ये लेजर बने। गवर्नमेंट की बुक्स में हम कौन है, डेटर, तो जितना पैसा आपका ऑल अमाउंट पेएबल जो रहेगा वो डेबिट होगा यहाँ पे, क्योंकि डेटर है ना, तो डेटर बनेगा ना गवर्नमेंट के बुक्स के अंदर। जितना अमाउंट आपका टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, जो भी अमाउंट प्रोसेस्ड है, रिटर्न फाइल के हिसाब से भी और प्रोसेसिंग के हिसाब से भी, दोनों क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर ने अगर कुछ असर्टन किया है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट पेबल अगर कुछ बनता है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, करेक्ट है। क्रेडिट क्या क्या होगा, जितना पेमेंट आप क्रेडिट लेजर से पे करोगे उतना क्रेडिट लेजर में डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटी रजिस्टर में क्रेडिट हो जाएगा। जितना पेमेंट आप कैश लेजर से करोगे उतना कैश लेजर में डेबिट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर से क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, लुक दिस अकाउंट लाइबिलिटी रजिस्टर एज अ इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट दिया अकाउंट, तो हम तो उनके लिए डेटर है ना, पैसा देने वाले लोग हैं, तो ये डेटर के हिसाब से एंट्रीज अपने को इसके अंदर मारना है। क्लियर विद दिस पार्ट। इसके अंदर कैश लेजर में एक और चीज क्या आएगा आपका, टीडीएस टीसीएस का, समझा, क्लियर है, डाउट, ऑनलाइन डाउट है किसी को, डेबिट क्रेडिट, नो मैम। मैम। चलो। पेमेंट सिस्टम से क्या क्या बेनिफिट हो, अभी ये जो इन लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट निकाला इससे बेनिफिट्स क्या क्या हो, पहला 24/7 कभी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसिप्ट अवेलेबल हो जाता है, टैक्स कंसल्टेंट्स जो भी है वो लोग ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट पेमेंट कर सकते हैं, सिंगल चालान से एक ही काम से काम हो जाता है, इंटरेस्ट का वगैरह अलग अलग चालान भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। रेवेन्यू अर्लियर आएगा, गवर्नमेंट को ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है तो जल्दी आएगा, कैश पेमेंट में स्पिलेज हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, ये सब भी प्रॉब्लमेटिक है। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है, ऑनलाइन पेमेंट जो है आफ्टर 8 PM जो भी है वो नेक्स्ट आपका सेम डे ही क्रेडिट हो जाता है, समझ में आया। लाइबिलिटी रजिस्टर आपका जो है इस तरह से दिखता है, ये भी उन्होंने दे दिया। दो लाइबिलिटी दिखता है, रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज मतलब जो आप रिटर्न फाइल करें उसका, एंड अदर लाइबिलिटीज जो डिमांड आ गया या कुछ अलग से आ गया तो उसका लाइबिलिटी अलग से दिखता है आपको। क्लियर है, ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन 50 सिंपल सेक्शन है। क्या बोलता है? इंटरेस्ट आपको पे करना रहेगा अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो, कोई भी पेमेंट लेट करते हो, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? तो जितना भी आपका, अब सबसे पहला चीज, वी कैन पे द अमाउंट बाय क्रेडिट लेजर या तो कैश लेजर। अब मुझे एक बात बताओ, समझो मेरा 1 लाख का लाइबिलिटी है, जो मेरा रिटर्न फाइल करना था मुझे 20 तारीख को, बट मैंने 20 तारीख को रिटर्न फाइल नहीं किया, मैंने व्हाट से नेक्स्ट मंथ फाइल। तो इन दैट केस उतने दिन का मेरे को इंटरेस्ट लग जाएगा, करेक्ट है? अब 1 लाख में से समझो 30,000 मैं क्रेडिट से पे करने वाली थी और 70,000 जो है वो मैं कैश में पेमेंट करने वाली थी, बराबर है? तो 30,000 तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि क्रेडिट ले रही हूँ मतलब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के पास ये पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सिर्फ मैं उसको सेट ऑफ कर रही हूँ, बराबर है? तो उन्होंने क्या बोला कि क्रेडिट लेजर पे जितना भी पैसा है ना, उसके ऊपर आप जीएसटी मत, सॉरी, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट मत, सिर्फ जितना पेमेंट आप कैश लेजर के थ्रू कर रहे हो सिर्फ उसी के ऊपर आप इंटरेस्ट लो। मतलब भले ही पेमेंट कितना करना है गवर्नमेंट को, 1 लाख, बट डिलेड कितना पे किया, 1 लाख, बट आपको इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, सिर्फ 70। उसमें से भी समझो ये 70 में से ना, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले 20,000 रुपया मेरे कैश लेजर में पड़ा हुआ था, बराबर है? और जिस दिन तक मैंने रिटर्न फाइल किया, एक्चुअली मतलब पेमेंट किया, उस दिन तक वो 20,000 रुपया ऐसा कैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा हुआ था। तो इन दैट केस ऑल्सो ये पैसा भी अपना इनडायरेक्टली देखो तो गवर्नमेंट के पास ही पड़ा है, पैसा निकाला हुआ नहीं होना चाहिए। उस दिन से लेके, मतलब जिस दिन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है, वहां से लेके एक्चुअल पेमेंट तक वो पैसा लेजर के अंदर ही होना चाहिए। तो जितना पैसा वो लेजर के अंदर रहेगा, ये भी तो पैसा किसके पास था, गवर्नमेंट के पास ही था। तो अब इंटरेस्ट सिर्फ कितने पे लगेगा आपको, 50K पे लगेगा, जितना आपका पेमेंट नहीं आया था उसके। समझ में आया? क्लियर है? तो इसके लिए उन्होंने बोल दिया कि जितना भी आपका इंटरेस्ट लगेगा ना, ये आपको किस पे लगेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अनपेड कैश अमाउंट पे ही लगेगा। समझ में आया? और कितने परसेंटेज पे लगेगा, 18%। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है। अगर रिटर्न रिलेटेड है तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से लेके जब तक आप एक्चुअली फाइल करते हो तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, करेक्ट है? बट अगर कोई डिमांड रिलेटेड है तो जिस दिन डिमांड रेज हुआ था वहां से लेके जब तक आप पेमेंट करते हो तब तक आ जाए। क्लियर विद दिस? ठीक है। नेक्स्ट, interest under subsection 1 shall be calculated in such manner as may be prescribed, ठीक है? From the day succeeding the day on which the tax was due to be paid, where ITC has been wrongly availed and utilized by the registered person। तो इस केस में अगर wrong availment of ITC है तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है, 24% तक का आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। नॉर्मल केसेस इंटरेस्ट इज 18%, आईटीसी गलत केसेस है तो इन दैट केस 24%। समझा? मैनर किस तरह से करेंगे, देखो ये अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया तुमको, ये उधर है। In case where supplies are made are declared by the registered person in the return is furnished after the due date, except where the return is furnished after the commencement of the proceedings under 73, 74 and 74। ये तो अपने डिमांड वाले हो गए, ठीक है, इनको छोड़ दो। In respect of the said period, interest will be payable calculated on the portion of the tax which is paid by debiting the cash ledger, only and only cash ledger, for the period of delayed filing beyond the due date, जितना भी रहेगा at the rate made notified, date notified already कर दिए 18%, provided that where the amount has been credited in the electronic cash ledger as per the provisions before the due date of the return filing but is debited in the said ledger for payment after the due date, तो उतना अमाउंट अपने को कंसिडरेशन के लिए नहीं देगा, प्रोवाइडेड वो पैसा उस दिन से लेके जब तक पे करो तब तक पूरा का पूरा कहाँ पे था, कैश लेजर के अंदर ही था। क्लियर विद दिस पार्ट? In all other cases where interest is payable in accordance with 50 subsection 1, interest will be calculated from the period starting from the date on which the tax was due to be paid until the actual date। समझ में आया? क्लियर है? तो ड्यू डेट का केस है तो ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से लेके जब तक पे करोगे तब तक, बाकी सारे केसेस में जब से पेबल था तब से लेके जब पे करोगे तब तक। Interest payable on the amount of ITC wrongly utilized shall be calculated on the amount of the ITC wrongly availed and utilized for the period starting from the date of utilization of the wrong availment till the date of reversal। जिस दिन यूटिलाइज किया, दैट इज जिस दिन रिटर्न फाइल करोगे उसी दिन यूटिलाइज करोगे, उसके दिन से लेके जब तक आप रिवर्सल करते हो तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 24% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर विद दिस? ITC wrongly availed shall be construed to have been utilized when balance of electronic credit ledger falls below the credit of wrongly availed। अब इसका मतलब क्या हो, समझो मेरे पास IGST का अमाउंट था क्रेडिट का 50K, CGST का था 20K, SGST का था 10K, तो टोटल मेरे पास क्रेडिट कितना बचा हुआ था, 18, बराबर है? समझो मैंने व्हाट इज की जो क्रेडिट यूटिलाइज किया IGST के सामने, मैंने क्रेडिट यूटिलाइज किया 60K, बराबर है? तो ये ज्यादा हुआ, बट ओवरऑल लेवल पे ज्यादा हुआ क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास CGST का क्रेडिट पड़ा हुआ था, SGST का क्रेडिट पड़ा हुआ था, और ये दोनों क्रेडिट किसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं,
तो इन दैट केस इट इज नॉट एक्स्ट्रावेगेंट, इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर ये 60 की जगह यहाँ पे मेरा अमाउंट हो जाता है 100 के, तो 20 के पे क्या लगेगा, फिर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्रेडिट कितना अवेलेबल था, 80 के, तो उससे ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। समझ में आया? क्लियर है? द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द आईटीसी कैसे लोगे, तो अगर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो इन दैट केस एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, या तो फिर रिटर्न का ड्यू डेट, व्हिचएवर इज अर्लियर। समझ में आया? तो अगर आपने रिटर्न पहले फाइल कर दिया है तो वो डेट, अगर रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल किया तो ड्यू डेट, अगर रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया तो भी ड्यू डेट, व्हिचएवर इज अर्लियर बोला है। ठीक है? इफ द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल बिलो द आईटीसी रॉन्गली ordered, ठीक है? The date of the debit in the electronic credit ledger when the balance in the credit ledger falls below the amount of the credit wrongly billed in all other cases, बाकी केसेस के लिए रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट रहेगा तो whichever is earlier वाला अप्लाई करो। बाकी केसेस अगर है तो जिस दिन आपने किया था उस दिन से आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। एनालिसिस में भी आपको सेम दिया हुआ है, सारा चीजें करेक्ट है। ये उन्होंने क्या करके रखा है, पूरा स्टोरी बना के रखा है। क्या स्टोरी बनाई इन्होंने यहाँ पे एनालिसिस में, वो भी बताती हूँ। सबसे पहला चीज उन्होंने पहले बोला कि भाई इंटरेस्ट अगर पूरे अमाउंट पे देंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट का पैसा तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। तो पहले उन्होंने क्रेडिट को निकाल दिया, बोला कि नहीं नहीं क्रेडिट पे नहीं देंगे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कैश लेजर में अगर पैसा पड़ा हुआ है तो वो भी तो एक तरह से गवर्नमेंट के पास ही पैसा पड़ा हुआ है। समझो मेरा लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए, लेकिन मेरे पास आज सिर्फ 20,000 रुपए है, तो मैंने कैश लेजर में 20,000 रुपए डाल के रख दिया, कैश लेजर में 20,000 रुपए डाल के रख दिया, बराबर है। बट मेरे को चालान तो वो लोग फाइल करने नहीं देंगे, मतलब रिटर्न फाइल करने नहीं देंगे, बिकॉज पूरा पैसा लगता है। रिटर्न फाइल करने के लिए कितना पैसा लगता है, पूरा पैसा लगता है। तो उस केस में मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर 20,000 रुपए जो मेरे पास था, अगर उस दिन आप मुझे एटलीस्ट 20,000 रुपए देने के लिए बोल देते तो उतना तो मैं पे कर सकता था। बट आपने अलाउ नहीं किया, बिकॉज आप बोल रहे थे कि पूरा का पूरा रिटर्न का पैसा साथ में जाना चाहिए। तो मैंने वो पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाल के रख दिया। तो उतने अमाउंट पे भी इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, बिकॉज उतना पैसा तो मैं आपको उस दिन देने के लिए रेडी था, मैंने तो निकाला भी नहीं वो पूरे टाइम पे पैसा उस दिन से। तो ऐसा होता है। समझ में आया? तो इसके लिए ये सब पूरा स्टोरी निकालने का उन्होंने फाइनलाइज किया कि भाई देखो, जितना पैसा आपका कैश लेजर में शॉर्ट कर रहा है, फॉल कर रहा है, उतने पैसे पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। स्टोरी क्लियर है? व्हेन इज इंटरेस्ट पेएबल, डिले जब करोगे तब रहेगा। रिटर्न रेट कितना रहेगा, 18%। कंप्यूटेशन अपने को बता दिया। मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, अगर रिटर्न है तो रिटर्न के ड्यू डेट से सॉरी कैलकुलेट होगा। अदर केसेस है तो नॉर्मल केसेस जहां से था वहां से कैलकुलेट होगा, सिर्फ कैश लेजर वाला। अंडरस्टूड? आईटीसी अगर रॉन्गली यूटिलाइज किया तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया कि उसका बैलेंस कैसे कैलकुलेट, मुझे input tax credit wrongly availed shall be considered to be utilized when the balance in the credit ledger falls below the wrongly availed वाला amount. डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कब से लेंगे, अगर रिटर्न फाइलिंग है तो whichever is early, एक्चुअल फाइलिंग है तो ड्यू डेट। डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑल अदर केसेस, बराबर है? समझ में आया? 2-3 क्लैरिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट। अगर आईजीएसटी का क्रेडिट है जिसका रॉन्ग अवेलमेंट हुआ है, तो बैलेंस कैसे निकालेंगे? सिर्फ आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ कंपेयर करेंगे कि आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल लेंगे? तो उन्होंने क्या बोला, टोटल लो। क्यों? बिकॉज एसजीएसटी का क्रेडिट एंड सीजीएसटी का क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आई, तो पूरा टोटल लेके आपको करना होगा। समझ में आया? यही दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट, whether the credit of compensation cess is available in the ECL can be taken into account while considering the balance of ECL for purpose of calculation of interest। तो जब आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है कंपेंसेशन सेस का, तो क्रेडिट ऑफ कंपेंसेशन सेस कैन बी यूज ओनली फॉर कंपेंसेशन सेस, तो उसको तो उसी चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते, तो उसको आप लोग ये कैलकुलेशन के अंदर नहीं देंगे। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? डन? पहले यहाँ तक पढ़ो, फिर लास्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, टीडीएस। ठीक है? अच्छा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, इधर तक खत्म कर लो, फिर टीडीएस का अपना लास्ट है, 5-6 पेजेस है, तो चैप्टर खत्म करके क्लोज, फिर क्लोज कर। ठीक है? एक बार चेक।
नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं टीडीएस। अब यहाँ पे टीडीएस क्यों एप्लीकेबल है, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट के जितने भी एजेंसीज वगैरह है ना, उनके लिए टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी उन लोगों ने लेके आया। ठीक है, क्या बोला है देखो, सेक्शन 51, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, the government may mandate department or establishment of central government या state government, local authority, government agencies या such other persons जो भी उन लोग नोटिफाई करें। ठीक है, तो मतलब टीडीएस डिडक्ट करने का लाइव जैसे कि राइट किसके पास है, सिर्फ गवर्नमेंट के लोगों के पास है, ऐसा देखने जाएंगे तो अपने किसी के पास है क्या, नहीं। Here and after deductor to deduct the rate at the rate of 1% for the payment made or credited to the supplier of taxable goods and services or both, where the total value of the supply under the contract exceeds 2,50,000 rupees। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी सप्लायर से 2.5 लाख से ज्यादा का कोई प्रोडक्ट खरीदता है या कोई सर्विस खरीदता है, तो लोग क्या कर सकते हैं, टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। बराबर है कि नहीं, गवर्नमेंट की इतने एजेंसीज मतलब डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हो सकता है, लोकल अथॉरिटी हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी हो सकता है, तो नोटिफाइड लोग। ठीक है, provided that no deduction shall be made if the location of the supplier and the place of supply is in the state or union territory which is different from the state in which the what is the registration of the recipient। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि समझो सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रेसिपिएंट, इनका प्लेस देखो। ठीक है, अगर ये मुंबई महाराष्ट्र है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र है, रेसिपिएंट भी महाराष्ट्र है, तो टीसीएस लगेगा। ठीक है, अगर ये महाराष्ट्र है, ये फॉर एग्जाम्पल गुजरात है प्लेस ऑफ सप्लाई, और ये भी आप लोगों का क्या है, गुजरात है, बराबर है, तो भी लगेगा। अगर ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है और ये गुजरात है, तो नहीं लगेगा। अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हो गए और अगर रेसिपिएंट अलग स्टेट में हो गया, तो आपका टीडीएस नहीं लगेगा, कटेगा। बाकी दोनों कॉम्बिनेशन चले, सेम स्टेट या तो अगर आपका पीओएस और रेसिपिएंट दोनों एक ही जगह पे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको क्या बोला है, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक जगह पे है बट रेसिपिएंट दूसरे स्टेट में है, तो ये नहीं चलेगा। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट explanation क्या बोला है, for the purpose of the deduction of the tax specified above, the value of the supply shall be taken as amount excluding the CGST, SGST, UTGST, IGST। the value excluding मतलब बेस अमाउंट लेना है अपने को। ठीक है, amount deducted as tax under this section shall be paid to the government by the deductor within 10 days after the end of the month। समझ में आया, तो मंथ एंड हो गया, अप्रैल मंथ में जितना भी तुम लोगों ने टीडीएस डिडक्ट किया था उतना कब पे करना है, 10th of May तक अपने को पे करना पड़ेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा टीडीएस का, जैसा आपने नॉर्मल सर्टिफिकेट बनता है वैसा सर्टिफिकेट बना के आपको देना पड़ेगा कि भाई हमने आपका टीडीएस डिडक्ट किया था, गवर्नमेंट को पे कर दिया, ये उसका सर्टिफिकेट। क्लियर है, द डिडक्टी शैल क्लेम द क्रेडिट इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसको क्लेम करना पड़ेगा सामने वाले को। अभी हमने देखा कि अगर टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा कि मेरा इतना टीडीएस डिडक्ट हुआ था, ये उसका आ गया। ठीक है, if any deductor fails to pay to the government the amount as deducted under subsection 1, he shall pay the interest in accordance with the provisions of section 50 subsection 1। तो अगर टीडीएस का पैसा ये गवर्नमेंट की एजेंसी जिन्होंने भी डिडक्ट किया है उन्होंने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो इन दैट केस दे विल बी लायबल टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट ऑफ टीडीएस। समझ में आया। The determination of the amount in the default under this section shall be made in the manner as specified in 73, 74 and 74A। That is अपना डिमांड वाले provisions और penalty provisions के हिसाब से। Refund to the deductor or the deductee arising out of the excess or erroneous deduction जो भी है वो section 54 के हिसाब से आपका refund आ जाएगा। Provided that no refund to the deductor shall be granted if the deductee has credited it to the cash ledger of the deductee। Simple है, मेरा एक्स्ट्रा पेमेंट डिडक्ट किया था सामने वाले बंदे ने, बट उसने पूरा का पूरा पैसा डिपॉजिट कर दिया गवर्नमेंट को और मैंने पूरा का पूरा कैश लेजर में उसका क्लेम ले दी, तो फिर रिफंड लेने की जरूरत ही नहीं है ना, मेरे पास तो कैश लेजर में आ गया ना वो पैसा, तो मैं डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकती। समझ में आया, क्लियर विद दिस। कौन कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट कर सकते हैं डिडक्ट, लोकल अथॉरिटी कर सकता है, गवर्नमेंट की एजेंसीज कर सकते हैं और नोटिफाइड पर्सन कर सकते हैं। अब अपने को देखना है ये नोटिफाइड पर्सन कौन है, बराबर है। तो नोटिफाइड पर्सन में आपके ये लोग आए, an authority or the board or any other body set up by the act of the parliament or state legislature or establishment by the government with 51% more participation or equity control to carry out the function। समझ में आया, तो मतलब गवर्नमेंट का बोर्ड या गवर्नमेंट का अथॉरिटी जहाँ पे 51% स्टेक किसका है, गवर्नमेंट का स्टेक। करेक्ट है कि नहीं है, तो मोर और लेस लाइक गवर्नमेंट कंपनी हो गया, बट जस्ट कंपनी नहीं है, बोर्ड या बॉडी, आईसीआई जैसा बॉडी हो गया, या वैसे वैसे भी आ सकता है। समझ में आया, क्लियर है। Thus, the provision of 51 are applicable only to the authority or board which is set up by the act in the parliament or state legislature, where 51% or more participation is by way with the government. Society established under the central government या state government के societies registration act, but ये कौन से वाली societies, जनरल societies नहीं, गवर्नमेंट के societies। ठीक है, public sector undertaking that is PSUs,
एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग द मेटल स्क्रैप फॉलिंग अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट, जो भी मेटल स्क्रैप रिसीव कर रहा है वो क्या करेगा, वो भी कर सकता है TDS का। समझ में आया? तो ये लोग नोटिफाइड है, तो ये तीन तो पहले से ही थे। ये तीन के साथ आपके कितने लोग ऐड हो गए, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। तो टोटल एक्चुअली देखने जाओ तो 7 लोग हैं। ये लोग TDS डिडक्ट कर सकते, 7, ये तीन के साथ ये 4। क्लियर? कैटेगरीज ऑफ द पर्सन नॉट लायबल फॉर TDS, किस किस को नहीं करना है? वेयर द गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू अनदर पब्लिक सेक्टर, मतलब एक PSU दूसरे PSU को दे रहा है, तो आपको TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर विद दिस? Where supply of the goods is taken place between one person to another person specified in clause A, B, C and D, except where the person referred to in the clause D. मतलब ये चारों लोग A, B, C, D एक दूसरे के साथ अगर ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो आपको TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट D जब D के साथ ट्रांजैक्शन करेगा तो डिडक्ट करना। समझ में आया? A, B, C, D एक दूसरे के साथ करेंगे तो नहीं करना पड़ेगा, बट D के साथ करेगा तो करना पड़ेगा। समझ में आया? डिडक्टिव कौन हो सकता है? डिडक्टिव विल बी द पर्सन सप्लायर जिसका वैल्यू कितना है, 2,50,000 से ज्यादा। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 1% है। 1% CGST का है, तो 1% CGST 1% SGST, टोटल कितना हो गया, 2%। तो अगर IGST रहेगा तो 2%। क्लियर है? ठीक है। The deductor shall deduct at the rate of 1% of the payment made or related to supplier under the CGST। ठीक है। नो TDS, कहाँ कहाँ पे TDS नहीं होगा? Supplier and the place of supply and recipient are in the supplier, place of supply and recipient are in the same state, यहाँ पे होगा। Supplier as well as place of supply are in the different state, होगा। बट अगर सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई एक जगह पे है बट रेसिपिएंट अलग जगह पे है तो नहीं होगा। सेम ये यूनियन टेरिटरी का भी ऐसा ही है जो अपन ने ऊपर डिस्कस किया, बाकी दोनों केसेस में लग जाएगा। समझा? वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेना है, एक्सक्लूडिंग GST लेना है। ठीक है। डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट कितने दिन में करना है, 10 डेज के अंदर करना है। सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट कौन से कंटेंट में रहेगा, 7A के अंदर रहेगा। GSTR 7A क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, TDS का सर्टिफिकेट नंबर, GSTIN नंबर, डिडक्टर का नंबर, डिडक्टी का GSTIN नंबर, लीगल नेम ऑफ द डिडक्टी, ट्रेड नेम, टैक्स पीरियड कौन से पीरियड का है, अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून मंथ, जो भी पीरियड रहेगा वो आएगा। डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज एंड अमाउंट ऑफ TDS डिडक्ट, ये इतना चीजें उसके ऊपर होना चाहिए सर्टिफिकेट पे। नॉन रेमिटेंस बाय डिडक्टर, अगर डिडक्टर रेमिट नहीं करता है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ TDS कहाँ होगा, कैश लेजर के अंदर होगा। डिडक्टर क्या करेगा, रिटर्न जब फाइल करेगा तो उसके अंदर वो क्या कर सकता है, डिडक्टर जो GSTR 7 फाइल करेगा जहाँ पे वो कितना TDS उसने डिडक्ट किया उसका डिटेल्स दे देगा। रेसिपिएंट जो सप्लायर था वो सप्लायर क्या करेगा, क्रेडिट ले लेगा इन हिज कैश लेजर। क्लियर विद दिस पार्ट? समझा? डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट में है तो वो 73, 74 और 74A की प्रोविजंस आपके लग जाएंगे, पेनल्टी प्रोविजंस वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। अगर कुछ एक्सेस है तो उसको रिफंड कर देंगे, बट अगर सामने वाले सप्लायर ने ऑलरेडी उसका कैश लेजर के अंदर पूरा का पूरा क्रेडिट ले लिया है तो दैट इज रिफंड देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसा आपके कैश लेजर के अंदर आ गया। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या, यस। जब आपको TDS डिडक्ट करना कंपलसरी होता है तो इन दैट केस आपको TDS के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। बराबर है? तो इसके लिए उन्होंने बोला कि भाई रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि TDS के लिए आपको करना पड़ेगा कितने दिन पहले, जिस दिन आप TDS के लिए लायबल हो उसके 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। छोटा सा एप्लीकेशन होता है तो जल्दी आप लोगों को अलॉट हो जाएगा। क्लियर विद दिस? ठीक है। लास्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का ट्रांसफर। अब ये उन्होंने क्या बोला है, सिंपल, जहां पे भी हम क्रेडिट या कैश CGST टू SGST, SGST टू CGST, IGST टू CGST ये सब ट्रांसफर करते हैं तो सिमिलरली गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स है उनको भी इधर से उधर शफल करना है। समझ में आया? तो अगर IGST को यूटिलाइज किया है फॉर पेमेंट ऑफ SGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू ट्रांसफर दैट मच अमाउंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा करके अपने को ये सब ट्रांसफर्स कैरी आउट करना पड़ता। क्लियर विद दिस पार्ट? समझ में आया? यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जब अपन मिलेंगे, एक बार यहाँ तक पूरा रिवाइज कर लो। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जब अपन मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चालू करेंगे। यहाँ पे मैंने देखा भी था। अभी देखो अगर मैं आपको बता दूं ना यहाँ पे तो अपने 2 चैप्टर बचे उसके बाद अपना मॉड्यूल 2 भी खत्म हो जाएगा। मॉड्यूल 4 तो अपना खत्म हो गया है, फिर बचेगा अपना 3 का मॉड्यूल, एकदम छोटा मॉड्यूल। ठीक है। चलो ऑनलाइन कौन कौन बचा है, तीनों। चलो समझा? अमृता, प्रफुल्ल, प्रियंका? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। एक बार ये वाला यहाँ तक का एक बार रीड आउट कर लो, चेक कर लो। नेक्स्ट लेक्चर अपन E-कॉमर्स ट्रांजेक्शन जो है वो चालू करेंगे। ठीक है। मतलब कल ही है, संडे ही है ना अपना, तो ट्राई करेंगे अगर E-कॉमर्स खत्म हो जाएगा, मोस्टली छोटा ही है चैप्टर, तो खत्म हो जाएगा तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीक में अपना मॉड्यूल 2 भी खत्म हो जाएगा, फिर अपना सिर्फ मॉड्यूल 3 बचेगा। ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज मैच ग्रुप में भी डालती हूँ, कल क्लास में आना है, ट्राई करो क्लास में आने के लिए जितना हो सकता है। बारिश थोड़ा सा ध्यान दो, बट अदर देन दैट अगर पॉसिबल है तो कम फॉर फिजिकल लेक्चर टुमारो, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। ठीक है। प्रफुल्ल तेरा ट्रेन वगैरह देख के निकलो उस हिसाब से।
यस बारिश के मैम। हिसाब से, ठीक है। बाकी लोग जो यहाँ पे है आसपास में, तुम लोगों को आना है, ठीक है। खत्म कर दो फिर कर दो।